हेलो मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर वन क्लास 10th का। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, आप जानते हैं ना कि चेंजेस जो है वो लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है। ठीक है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। चेंजेस आर लॉ ऑफ नेचर। हाँ, तो परिवर्तन हमेशा होते रहना चाहिए। ठीक है, होता है कि न्यू वन आ जाता है और ओल्ड वन जो है वो सस्टेन मार्केट से गायब हो जाता है। ठीक है, जैसे आप देखिए पुराना मेथड आपका जो स्टडी मेथड था वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहा है, धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहा है और नया मेथड आ रहा है। और वो कौन सा मेथड है आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। बताइए कौन सा मेथड है? हाँ, ऑनलाइन स्टडी मेथड। और इस ऑनलाइन स्टडी मेथड से है वो शायद मेरे हिसाब से बच्चे ज़्यादा खुश हैं बजाय टीचर्स के। ठीक है, तो आप लोगों की खुशी में ही हमारी खुशी है। ठीक है, और इसी खुशी के अंदर है वो आज हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, चलो अब सबसे पहली बात तो ये हम देखते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है। तो मैंने बोला ना कि चेंजेस जो है वो लाइफ में दो टाइप के चेंजेस होते हैं, है ना। चेंजेस दो टाइप के होते हैं, आपको मालूम है। एक होता है आपका फिजिकल चेंज, है ना। एक कौन सा होता है? फिजिकल चेंज होता है। एक कौन सा होता है? केमिकल चेंज होता है। ठीक है, क्या फिजिकल चेंज का कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? याद है कुछ? हाँ सर याद है, बताओ तो। ठीक है, तो देखिए फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, जैसे आपके पास है आइस को आपने गर्म किया तो क्या बन गया इसका? वाटर बन गया। ठीक है, फिर वाटर को आपने गर्म किया तो क्या बन गया? इसकी वाटर वेपर बन गई। तो कौन सा चेंज है बेटा? फिजिकल चेंज है। भाई कैसे है फिजिकल चेंज? कोई कहे कि सर बताइए फिजिकल चेंज है तो आखिर क्यों है? तो देखिए आइस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, स्टेट क्या होती है इसकी? सॉलिड। हाँ, वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2O। स्टेट क्या होती है इसकी? लिक्विड। वाटर वेपर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2O। स्टेट क्या होती है? गैस। अब आप देखिए तीनों स्टेट के अंदर वाटर का फार्मूला चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। ठीक ऐसे ही इंसान को भी है, और सुख और दुख के अंदर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक जैसा बिहेवियर रखना चाहिए, एक जैसा व्यवहार रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ, वही H2O, वही दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन का एटम है, यहाँ पे वही बात है और यहाँ पे भी वही बात है। तो देखिए जब बात सेम है, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं है, तो ऐसे चेंज को आप क्या बोलेंगे बेटा? बोलो बोलो। हाँ, फिजिकल चेंज बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिकल चेंज, है ना। अब देखिए अब बात करते हैं अपन केमिकल चेंज की। तो केमिकल चेंज क्या होता है? देखिए केमिकल्स में चेंज आ जाना। अब जैसे कैसे आता है केमिकल में चेंज? जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन को हमने हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया और कौन सी गैस बनती है? बता सकते हैं? बता सकते हैं, अच्छे बच्चे हैं। अमोनिया गैस बनती है। तो देखिए नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी अलग होती है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग होती है और अमोनिया गैस की प्रॉपर्टी अलग होती है। इसका मतलब है कि परिवर्तन हो गया, केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो गया, नया कंपाउंड बन गया। ठीक है, बन गया ना। तो ऐसे चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज। यानी केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाता है, फिजिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आता है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाए। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि दोज रिएक्शंस, है ना, इन विच, है ना, केमिकल देयर इज अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, देयर इज अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। किसमें? केमिकल कंपोजिशन में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए ये केमिकल रिएक्शन हो गई, ये फिजिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब देखिए आप जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है,
केमिकल रिएक्शंस को हम देखेंगे यहाँ पे कि केमिकल, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है। एक एग्जाम्पल जो है वो भी मैंने बता ही दिया आपको कि N2 का H2 से रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया, अमोनिया गैस बन गई, ठीक है। अच्छा अब देखिए आपके जो है वो मैग्नीशियम रिबिन होता है, एक मैग्नीशियम रिबिन होता है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबिन को अगर हम है वो एक फ्लेम जो होती है, फ्लेम किसकी, हाँ ये कैंडल से फ्लेम निकलती है ना, हाँ तो इस कैंडल की फ्लेम से हम इस मैग्नीशियम रिबिन को क्या करते हैं, बर्न करते हैं। ये मैग्नीशियम रिबिन है, ये कैंडल फ्लेम है, ठीक है, बर्न कर रहे हैं। तो बताइए क्या बनेगा, व्हाट विल बी फॉर्म्ड। आप कहेंगे सर मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन से, तो हो ना हो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, वाह, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर बन जाएगा, ठीक है। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर, ठीक है, वाइट पाउडर बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का। बताइए कौन सी रिएक्शन है ये, फिजिकल है या केमिकल है। सर कहेंगे नया कंपाउंड बन गया इसलिए ये तो फिजिकल नहीं है, ये तो केमिकल रिएक्शन है। अरे वाह बच्चों बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये है वो आपका केमिकल रिएक्शन है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई बंदा है, वो पहुंचता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर को झट से है वो पानी में घोल देता है, और पानी में घोल करके और वो कहता है कि देखिए हैं आपको क्या पसंद है, तो ये क्या है, बेस। वो कहता है ना बेबी को बेस पसंद है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। कौन सा बेस बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस बन गया। इसका मतलब है कि ये जो है वो मेटल है अपना मैग्नीशियम, उसका ऑक्साइड कैसे नेचर का हो गया बेटा, कैसा हो गया, बेसिक नेचर का हो गया है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सिर्फ मैग्नीशियम के लिए नहीं, हम हर मेटल के ये बोल सकते हैं कि हर मेटल जो होता है उसका ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस की पहचान कैसे करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि हम कोई भी काम हुआ या नहीं हुआ इसको कैसे पहचानेंगे आप, ठीक है। तो जैसे मान लीजिएगा कि आपके पास आपके सामने चाय की प्याली है, ठीक है, और चाय की प्याली में चाय है। अब आपने चाय पी ली तो काम हो गया, नहीं पी तो नहीं हुआ, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी है वो, अगर रिएक्शंस हुआ है तो उसकी क्या क्या आइडेंटिफिकेशंस हैं। तो हाउ वी नो दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ बीन टेकन प्लेस। तो केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे पता करें, हाउ वी नो, हमको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस हो गए हैं, ठीक है। तो देखिए केमिकल रिएक्शंस हो गए, उसके लिए सबसे पहला ये है कि हम जब भी दो केमिकल्स को आपस में रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो रिएक्ट कराते हैं तो देखिए सबसे पहले तो हम ये बता देना चाहते हैं आपको कि जिन केमिकल्स को आप रिएक्ट करा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी दो केमिकल्स हैं और इनको आप रिएक्ट करा रहे हैं, तो इससे क्या बन रहा है, आपका एक प्रोडक्ट बन रहा है, मान लीजिए ए बी। तो जो सब्सटेंस है वो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, याद है, हाँ रिएक्टेंट बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं उनको, रिएक्टेंट, ठीक है ना। रिएक्ट करने वाले एंट, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्ट प्लस एंट, रिएक्ट का मतलब क्रिया करना, एंट का मतलब चींटी, है ना, ऐसी चींटियाँ जो क्रिया करती है ना, रिएक्टेंट। ऐसे सबसे जो रिएक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और इधर इन रिएक्टेंट से जो भी है वो सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हाँ उसको बोलेंगे प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलिए अब कोई भी रिएक्शन है उस रिएक्शन के होने की क्या क्या शर्तें हैं, हम उनकी कंडीशंस, हाउ वी नो दैट द केमिकल रिएक्शन हैज़ बीन टेकन प्लेस,
हमको कैसे पता चले कि कोई केमिकल रिएक्शन हो गई है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स हैं, उन छोटे छोटे स्टेप्स को है वो आप अपने दिमाग के अंदर डाल लीजिए। सबसे पहला स्टेप देखिए, सबसे पहला है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, जैसे मान लीजिएगा कि हमने दो रिएक्टेंट्स हैं उनको रिएक्ट करवाया, ठीक है, उनकी स्टेट अलग थी। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं। तो अब आपको मालूम है कैल्शियम ऑक्साइड का स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्टेट क्या है, गैसियस स्टेट है ना। तो जब हम इन दोनों को रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है बेटा, बनता है ना CaCO3, बनता है कि नहीं बनता है, बनता है, आहा बनता है। इसका मतलब है कि देखिए ये एक सॉलिड और एक गैस ने मिलकर के और एक सॉलिड का फॉर्मेशन कर दिया, तो देखिए स्टेट में चेंज आया ना, ठीक है भाई, सॉलिड और गैसियस स्टेट मिलके सॉलिड स्टेट बन गई, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की पहली पहचान है। दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, अब आ जाइए यहाँ पे कि हम कहते हैं चेंज इन कलर, हाँ चेंज इन कलर, कि कलर में चेंज आ जाए तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गया है, ठीक है। अब जैसे कलर में चेंज वाला एग्जांपल कैसे ले हम, जैसे हमने लिया कॉपर सल्फेट, ठीक है, और कॉपर सल्फेट .5H2, इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, 5 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं, ठीक है। इसको हमने गर्म किया, देखिए गर्म करने से पहले हाँ इसका कलर कैसा था, इसका कलर था ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर था। जैसे हमने इसको गर्म किया तो क्या हुआ, CuSO4 + 5H2O, ठीक है, 5H2O, ये 5 वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो किस स्टेट में आ गए, गैसियस स्टेट में आ गए, ठीक है। और गैसियस स्टेट में आकर के उड़न छू हो गए हैं, गैस में मिल गई, ठीक है। और जब गैस में मिल गई तो बच गया क्या, सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट, ठीक है। और ये कॉपर सल्फेट है, इसका कलर कैसा हो जाएगा बेटा, इसका कलर हो जाएगा वाइट कलर। इसका मतलब है कि दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, दूसरी पहचान क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन होने की दूसरी पहचान है उसके कलर में चेंज आना। वेरी गुड, है ना। अब देखिए तीसरा है हाँ चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आ जाना। अरे भाई टेम्परेचर में कैसे चेंज आ जाएगा, कोई लपड़ थप्पड़ तो नहीं लग जाएगी किसी केमिकल के, ना ना ना, लपड़ थप्पड़ कुछ नहीं लगेगा। कैसे होगा केमिकल, इसमें चेंज इन टेम्परेचर। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप है वो वाटर के साथ है वो रिएक्ट करवाएंगे, यानी ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं बोला इसको, क्या कहते हैं बाबू, क्विक लाइम कहते हैं इसको। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, वाटर के साथ, ठीक है। क्या बनेगा, ये बन जाएगा CaOH ट्वाइस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्लैक्ड लाइम, है ना। तो मतलब ये है कि ये तो है आपका सॉलिड स्टोन, कौन सा, चूने वाला पत्थर, पानी में मिलाया और पानी में बुलबुले, पानी गर्म हो गया, इसका मतलब है कि हीट प्रोड्यूस हो गई, गर्म हो गया, है ना। तो ये यानी चेंज इन टेम्परेचर, रिएक्टेंट का टेम्परेचर तो बेचारे ठंडे थे, ठीक है, लेकिन इन दोनों ठंडों ने मिलकर के पूरा भंडा फोड़ कर दिया और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दिया। अरे वाह, टेम्परेचर बढ़ गया साहब, ठीक है। तो तीसरा जो है वो आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर टेम्परेचर में चेंज हो जाए तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बोलो, केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, हाँ। इसके बाद में देखिए चौथा, हाँ इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाँ इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी गैस निकलना, इवोल्यूशन ऑफ गैस। भाई ये गैस किस में से निकलेगी, है आजकल तो हर कोई गैस निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो केमिकल में से गैस निकल जाएगी। देखिए कैसे निकलेगी गैस केमिकल में से, है जैसे हमने जिंक को है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाया, ठीक है, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। और कौन सी गैस प्रोड्यूस हो गई, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई। तो अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर, केमिकल रिएक्शन में अगर गैस निकलती है, हाँ तो क्या है वो है एक केमिकल चेंज।
क्या है वो, एक केमिकल चेंज है या केमिकल रिएक्शन होने का एक प्रमाण है। दैट इज आइडेंटिटी टू बी हैपन अ केमिकल रिएक्शन। और इसके बाद में आ जाइए आप, इसके बाद में आ जाइए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब आप कहेंगे सर ये पीपीटी क्या है, हैं? ये तो ऐसा तो नहीं है कि ये पीपीटी का पूरा नाम जो है वो पूरा है वो टकला है। नहीं बेटा, ये पीपीटी का नाम पूरा टकला नहीं है। ये पीपीटी का नाम है कि ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है। जब दो रिएक्टेंट्स को आप रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट साइड में क्या बनता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है। और वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, उसका अपना एक कलर भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है, वो येलो भी हो सकता है, वो वाइट भी हो सकता है ना। तो देखिए एग्जांपल देते हैं हम। जैसे मान लीजिएगा कि आपके Na2SO4 ने रिएक्शन किया, किससे, Na2SO4 ने जो है वो आपका रिएक्शन किया BaCl2 से। हाँ, BaCl2 बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करा। तो देखिए ये क्या बन जाएगा आपके पास, 2NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, और BaSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, BaSO4। और BaSO4 क्या है, एक प्रेसिपिटेट है। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है वाइट कलर, ठीक है। तो इसका वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया। तो देखिए बच्चों, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसके लिए आपके पास ये 5 पंजे वाला 5 जो है वो आइडेंटिटी है। 5 चीज़ों से हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इनमें से अगर कोई एक भी हो जाए तो मान लेंगे केमिकल रिएक्शन हो गया, लेकिन साथ में केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज आना चाहिए। ऐसे नहीं कि स्टेट में चेंज हो गया तो सर केमिकल रिएक्शन हो गया। कैसे, जैसे ऐसा तो स्टेट में चेंज H2O है, हाँ, आइस की फॉर्म में है, बताइए, है ना, और H2O बन गया, ठीक है, और ये लिक्विड बन गया साफ हीट करने से, तो स्टेट में चेंज तो यहाँ पे भी आ गया। तो सर क्या ये केमिकल रिएक्शन है? नहीं, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। केमिकल रिएक्शन तो वो होगी जब उसके स्टेट में चेंज के साथ केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज आए, ठीक है। तो ये देखिए 5 जो है वो इन चीज़ों को आप ध्यान रखो, याद रखो, अच्छे तरह से दिमाग में फिट कर लो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को जानने के लिए कि वो हुई या नहीं हुई, उसमें ये 5 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला, चेंज इन स्टेट विद एग्जाम्पल, फिर दूसरा चेंज इन कलर, तीसरा चेंज इन टेम्परेचर, चौथा इवोल्यूशन ऑफ गैस, और 5वां जो है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हैं, वो जब तक आप याद रखोगे, जब याद रखोगे तो आपको सब जो है वो पता चल जाएगा कि ये जो रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल रिएक्शन है, ठीक है बेटा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होती कितने टाइप की है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास है वो कुछ केमिकल रिएक्शंस लिखी हुई हों और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, तो आप कैसे बताएंगे, ठीक है। तो देखिए केमिकल रिएक्शंस को लिखने के हमारे पास 3 वे हैं, 3 ways टू राइट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। 3 रास्ते हैं, ठीक है। एक तो 4 रास्ते होते हैं, है ना, और एक होते हैं 3 रास्ते, तिराया, जिसको हम कहते हैं तिराहा। तिराहा का मतलब होता है 3 रास्ते वाला, और चौराहा क्या होता है, 4 रास्ते वाला, है ना। तो देखिए केमिकल रिएक्शन को लिखने के 3 रास्ते हैं, 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, वर्ड फॉर्म में लिख देना उसको, हाँ, वर्ड फॉर्म यानी वर्ड इक्वेशन, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया कि ऑक्सीजन, ठीक है, वर्ड की फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। और आगे क्या लिख दूँ बताओ बच्चों, हाँ, वाटर लिख दूँ, शाबाश, समझदार तो हो, ठीक है। तो ये हो गई वर्ड इक्वेशन। इसको हम क्या कहेंगे, वर्ड फॉर्म में किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखना है उसको हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। इज दैट क्लियर, है ना। पहला रास्ता ये हो गया, ठीक है। दूसरा रास्ता है कि उसको हमें वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, जिसको हम स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। स्केलेटल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन स्केलेटल। अब जैसे मान लीजिए हमने इसी को लिख दिया, जैसे लिख दिया हमने
कि ऑक्सीजन की जगह लिख दिया O2, हाइड्रोजन के लिख दिया H2 और वाटर का लिख दिया H2O। तो देखिए आपके सामने ये केमिकल रिएक्शन तो है, सिंबल्स की फॉर्म में लिख दिया। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में लिख दिया बिना बैलेंस किए हुए तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। और अगर इसी को हम बैलेंस्ड कर दें तो, ठीक है, तो ये तो अनबैलेंस्ड है, ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा तीसरा देखिए, तीसरा होता है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब इसी को बैलेंस कर देते हैं, क्यों दूर भागेंगे, ठीक है, हम तो इसी को बैलेंस कर देते हैं आपके सामने, ठीक है। कैसे बैलेंस करें, देखिए आपके पास है ऑक्सीजन का एक ही एटम है, इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लिख दें, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए तो यहाँ पे भी 2 लिख दें, यहाँ पे लिख दिया 2। तो देखिए ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन के एटम हो गए, 4 हाइड्रोजन के एटम हो गए और ये इसमें रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में हम रिएक्शन को लिखते हैं। तो कितने तरीके हो गए किसी केमिकल रिएक्शन को लिखने के, आप कहेंगे सर 3 तरीके हो गए। बोले 3 तरीके कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया सर बोले वर्ड फॉर्म में, एक हो गया स्केलेटल केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में और एक हो गया जो है वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे मेन चीज़ है बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन। बेटा केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना जो है ना वो इतना इजी टास्क नहीं है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जो है उसको बैलेंस करना इतना इजी नहीं है। क्यों नहीं है इजी, पूछोगे नहीं मेरे से, पूछोगे, चलो ठीक है, तो बताता हूँ मैं आपको केमिकल रिएक्शन को जो है वो बैलेंस करना इतना इजी क्यों नहीं है। देखिए जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया, ऐसे लिख दिया कि कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, क्या लिख दिया, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, और मैंने लिख दिया आपके सामने सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट लिख दिया मैंने, कार्बोनेट, और मैंने बताया कि इसके प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है एक तो, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, और एक बन रहे हैं आपका जो है वो सोडियम फॉस्फेट बन रहा है। क्या बन रहे हैं, सोडियम फॉस्फेट बन रहे हैं, हाँ। तो देखिए आप कहेंगे कि सर ये तो ठीक है, आपने ये तो लिख दिया है, वर्ड की फॉर्म में लिखा है। अब हमारे सामने सर बहुत बड़ी समस्या है। बोले क्या समस्या है, बोले सर अभी इसको हम है वो सिंबल्स की फॉर्म में भी तो लिखें। हाँ तो लिखना ही पड़ेगा। तो बोले सर हमें सिंबल्स तो याद ही नहीं है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले सिंबल याद करो, ठीक है, आपको मैं सिंबल याद दिला देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आप लिखेंगे कैल्शियम, तो मैंने कैल्शियम का सिंबल लिख दिया। आप लिखेंगे फॉस्फेट, तो मैंने फॉस्फेट का भी सिंबल लिख दिया, ठीक है। आप कहेंगे सोडियम, सोडियम का सिंबल लिख दिया। कार्बोनेट, कार्बोनेट का भी सिंबल लिख दिया। आप कहेंगे कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल, कार्बोनेट का सिंबल लिख दिया, और सोडियम लिख दिया मैंने, इसका सिंबल लिख दिया, और फॉस्फेट का सिंबल लिख दिया। क्या इतना लिख देने से हमारा काम चल जाएगा, चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, आप में से कोई बताएगा क्यों नहीं चलेगा। सर हमें तो पता नहीं है। अरे तो कोई पता नहीं है तो मैं बता रहा हूँ ना, आप अपने कान खोल के, अपने दिमाग के कान खोल लो और उनको कहो कि सुनो, ठीक है। कि देखिए हम इतना सब कुछ लिखने से तो हमारा काम होना नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको इनकी वैलेंसी भी पता होनी चाहिए। इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 1 होती है और इसकी 3 होती है, ठीक है। 9th क्लास में केमिस्ट्री के टीचर ने बताया होगा कि क्रिस क्रॉस करके पहले केमिकल फार्मूले का फॉर्मेशन करो सही ढंग से, है ना। अब केमिकल फार्मूला आपने जो लिख तो दिया यूँ ही, है ना, ऐसे ही हटपटे तौर पे लिख दिया, लेकिन पहले ये सारे केमिकल फार्मूले, कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला ये सही थोड़ी है, बिल्कुल सही नहीं है। तो सही कैसे करें, पहले इसको इस तरह से करो, क्रिस क्रॉस करो। तो कैसे करें, ये किया हमने Ca3 और ये किया PO4 ट्वाइस, ठीक है।
ये Ca3 इसके नीचे आ गया और PO4 को ब्रैकेट में डाल के ट्वाइस कर दिया। फिर इसके बाद में देखिए आपने क्या किया, Na2CO3 कर दिया, ठीक है बेटा। फिर आपने क्या कर दिया, यहाँ पे सेम वैलेंसी है तो कट गया, CaCO3 कर दिया। फिर यहाँ पे क्या कर दिया आपने, Na3PO4 कर दिया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो सिंबल में लिखना बड़ा टफ है, इसका मतलब है कि हमें तो दो चीज़ें तो लर्न करनी ही पड़ेंगी। हाँ, तो मैं कहूँगा कि हाँ बेटा दो चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी। बोले क्या क्या लर्न करनी पड़ेगी, बोले सर एक तो केमिकल सिंबल याद करने पड़ेंगे हमें, है ना, एक तो सिंबल्स और एक जो है वो इनकी वैलेंसी याद करनी पड़ेगी। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सत्य कहा बेटा आपने, ये चीज़ें याद करना ज़रूरी है क्योंकि ये केमिस्ट्री का बेस है और केमिस्ट्री को बेस पसंद है, ठीक है। जैसे बेबी को बेस पसंद है ना, केमिस्ट्री को क्या पसंद है, बेस। और इसका बेस क्या है, इसके सिंबल्स, और क्या है, इसकी वैलेंसी। और अगर ये पता नहीं है तो केमिस्ट्री छू, हाँ केमिस्ट्री गई ऊपर, फिर खाली हिस्ट्री रह गई उसके अंदर, है ना, हिस्ट्री रह गई उसकी, केमिस्ट्री चली जाएगी। अब देखिए आप, अब ये आपके सामने रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को क्या ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, तो आप कहेंगे कि सर हमें तो पता ही नहीं बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती क्या है। कोई बात नहीं, अगर आपको पता नहीं है तो हम बताने के लिए तैयार बैठे हैं ना यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। हम बता रहे हैं आपको केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन जो है वो आपकी होती है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें नंबर, केमिकल बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं, यानी रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ एटम्स क्या हों, इक्वल हों, तो हम उसको कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब आप बताइए, अगर हम यहाँ पे देखें कि कैल्शियम के 3 एटम है, दिख रहा है ना, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, और यहाँ पे दिख रहा है आपको कैल्शियम का एक ही एटम है। यहाँ पे देखिए सोडियम के 2 एटम दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे सोडियम के 3 एटम दिख रहे हैं। तो क्या हम इसको बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं क्या, बताइए बताइए बताइए। अरे चुप क्यों हो गए, बताओ ना, नहीं बोल सकते, है ना। तो फिर हम क्या करें, बैलेंस करें, ठीक है। तो कैसे करें बैलेंस, तो बैलेंस करने के देखो 2 तरीके हैं। एक तो होता है कि हम लिखते हैं कि जैसे ये कैल्शियम के कितने एटम है, फॉस्फोरस के कितने एटम है ना, ऑक्सीजन के कितने एटम है, सोडियम के कितने एटम है, कार्बन के कितने एटम है, ये सब लिखते हैं। बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो क्या शॉर्ट बताऊं, शॉर्ट में, हाँ बिल्कुल, सभी आजकल बच्चे जो है ना वो सभी है वो शॉर्ट आंसर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको तो बस तुरंत आंसर मिल जाए, जैसे ही है वो क्वेश्चन है सामने तुरंत छोटा सा आंसर लिखना पड़े। सर को इतना लंबा क्वेश्चन लिखना पड़े, बच्चे को छोटा सा आंसर लिखना पड़े, नहीं। बस देखो कैसे बैलेंस करते हैं, यहाँ पे इसको हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए, इस केमिकल रिएक्शन में यहाँ 2 रिएक्टेंट हैं, 2 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। आपको कहीं ऐसा लग रहा है ना, कोई किसी न किसी एलिमेंट के अंदर, किसी कंपाउंड में सबसे ज़्यादा टफ फॉर्मूला कौन सा लग रहा है आपको। आप कहेंगे सर रिएक्टेंट साइड में, ओह सर ये लग रहा है, मैं तो ये सबसे टफ फार्मूला, देखो सर ओहो कितने सारे एटम्स हैं इसके अंदर, सर हमको सबसे ज़्यादा टफ यही लग रहा है। तो कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जब आप है वो टफ चीज़ करोगे तो ईजी तो ऐसे चुटकियों में हो जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे, इस टफ फार्मूले में देखो कैल्शियम के कितने एटम हैं, 3 एटम है, उधर कितने हैं, 1 है। तो क्या मैं यहाँ 3 लिख दूँ, आप कहेंगे सर हाँ 3 लिख दो, 3 लिख दो, तो 3 कैल्शियम हो गया, 3 कैल्शियम हो गया, ठीक है। चलो आपकी बात मान ली हमने। अब यहाँ फॉस्फेट के कितने एटम हैं, फॉस्फेट पूरा ग्रुप ले कितने हैं, 2, ठीक है। ये बाहर 2 लिखा हुआ ना, इसलिए 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं, फॉस्फेट का सिर्फ 1 ही है। अगर हम 2 लिख दें तो क्या हम इसको ऐसे 2 लिख सकते हैं, नहीं, ऐसी गलती मत कर देना, ये गलती बहुत भारी पड़ेगी ये आप पे, ये गलती बहुत भारी पड़ेगी सांभा, ये गलती नहीं करनी है। तो करना क्या है सर, करना क्या है, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे 2 लिखने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 लिखेंगे, फॉस्फेट के 2 हो गए और सोडियम के 2 3 जा 6 हो गए। और यहाँ कितने हैं बेटा, कितने हैं, 2 ही है ना। तो अगर हम यहाँ पे इसको 6 बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, यहाँ पे 3 लिख दें, ठीक है, हाँ सर 3 लिख दो। तो ये 3 2 जा 6 हो गया,
यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, और यहाँ पे जो है वो देखिए आप है वो 3 2 जा 6 हो गया। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, हुई ना बैलेंस, हुई ना, है। अब आप देखिए, आप कहेंगे कि सर बैलेंस कैसे हुई हमें बताओ, तो ठीक है हम बता रहे हैं आपको कैसे होती है केमिकल रिएक्शन बैलेंस। आप देखिए यहाँ पे कैल्शियम के कितने एटम हैं, 3 एटम हैं। फास्फोरस के कितने हैं, फास्फोरस के एटम्स को काउंट करने के लिए आप कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, जैसे इसके नीचे एक छोटा सा मन लगा लो, 2 1 जा 2, तो फास्फोरस के कितने एटम हो गए, 2 हो गए। ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4 2 जा 8, ऑक्सीजन के इसमें कितने हो गए, 8 हो गए। अब यहाँ देखिए सोडियम के कितने हो गए, 3 2 जा 6 हो गए, सोडियम के 6 हो गए, ठीक है। कार्बन के कितने हो गए, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मन लगा लो, 3 1 जा 3, तो कार्बन के कितने हो गए, 3 हो गए। और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 3 3 जा 9 हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन के कितने हो गए, ये Na2CO3 है, ठीक है, और ये देखिए 4 2 जा 8 हुए, ठीक है। और यहाँ पे कितने हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं आपके ऑक्सीजन के CO3 है ना, तो 3 3 जा 9 हो गए, तो ये 9 हो गए यहाँ पे, ये 9 हो गए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसके अंदर ये आपका Na2CO3 हो गया, और ये CaCO3। अब देखिए अब हम उस साइड में देखते हैं, तो कैल्शियम के कितने हैं उस साइड में, कैल्शियम के 3 हैं। कार्बन के कितने हैं, कार्बन के 3 हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 3 जा 9 है, क्योंकि ये 3 है वो यहाँ पे, तो 3 3 से कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ये हो गए 9। फिर इसमें देखिए सोडियम के कितने हो गए, सोडियम के हो गए 6, है ना, सोडियम के 6 हो गए ना। फिर इसके बाद में देखिए फास्फोरस के कितने हो गए, फास्फोरस के 2 हो गए, क्योंकि ये 2 है और यहाँ पे 1 लगा लो, 2 1 जा 2, तो फास्फोरस के कितने हो गए, 2 हो गए। और ऑक्सीजन के 4 2 जा 8, तो 8 और ऐड कर दो उसके अंदर, तो कितने हो गए, 17। अब आप इस लिस्ट को और इस लिस्ट को देख करके और अगर आप कंपेयर करोगे तो बताइए रिएक्टेंट साइड के एटम्स प्रोडक्ट साइड के एटम के इक्वल है या नहीं है, बोलिए, है ना, है। तो फिर ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, हमने इसको बैलेंस कर दिया। तो बोला सर आपने तो बड़े झटके से बैलेंस कर दिया। अरे भाई झटका वटका कुछ नहीं है, कोई मीट नहीं है कि झटके से काट के और आपको प्लेट पे परोस दिया। ये तो केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन है, और इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंबल लर्न करने पड़ते हैं, और क्या करना पड़ता है, वैलेंसी लर्न करनी पड़ती है, और क्या करना पड़ता है, केमिकल फॉर्मूला को सही ढंग से बनाना पड़ता है, तब जा कर के हमें हमारा लक्ष्य हासिल होते हैं। और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमको ये 2 चीज़ें तो करनी ही करनी है। क्या क्या करना है, एक तो सिंबल्स लर्न करने हैं, और क्या करना है, एक वैलेंसी लर्न करनी है। तो देखिए इस तरह से हमें वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए आप जो है वो हम बात करते हैं कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शंस जो हैं, ठीक है, उनको बैलेंस करने के बाद में हम देखते हैं कि रिएक्शंस होती कितने टाइप की हैं, कौन कौन से टाइप की रिएक्शंस होती हैं, हमारे 10th स्टैंडर्ड में कौन कौन सी रिएक्शंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो हम यूँ तो सभी रिएक्शंस की बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि सर सिर्फ 1-2 रिएक्शंस ही बता देंगे, नहीं, हम जिस रास्ते पे चल पड़े हैं वो रास्ता पूरा तय करेंगे। हमने शुरुआत है वो कहाँ से की है, नींव से, तो हम मंजिल तक चढ़ेंगे, चाहे वो कितनी ही ऊंचे माले की बिल्डिंग हो, चढ़ना है हमें, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब हम लिखते हैं, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रिएक्शंस के टाइप्स, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर इनके टाइप्स बताइए, तो लो सुनो, टाइप सुनते जाओ इनके। सबसे पहला है आपका रिएक्शन जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। फिर इसके बाद में दूसरे टाइप का रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा कौन सा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। फिर तीसरा जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ध्यान देते जाइए, ठीक है, नोट करना नोट कर लीजिएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद में कौन सा है, डीडीआर क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, ऐसा थोड़ी है डीडीआर का मतलब है दीन बंधु राम राम, ऐसा नहीं है, दीन बंधु दीनानाथ राम राम, ऐसा नहीं है। डीडीआर का मतलब होता है
डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, तो ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद में जैसे पांचवी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वाह वाह, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और छठवीं जो है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन भी दो टाइप की होती है बेटा। कौन से दो टाइप्स होते हैं? एक तो होती है ऑक्सीडेशन, एक होती है रिडक्शन, है ना। अब मैंने ऑक्सीडेशन को ऑक्स लिख दिया तो इसका मतलब इसको बेल रिएक्शन मत समझ लेना कि ये बेल वाली रिएक्शन है, और इसको RED रेड लिख दिया तो उसका मतलब लाल रिएक्शन नहीं है ये, ठीक है। ये है रेडॉक्स रिएक्शन। दो टाइप्स हैं इसके, हाँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और एक है वो क्या है, रेडॉक्स रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हम एक एक टाइप के रिएक्शन को डिस्कस करते हैं विथ एग्जाम्पल, ठीक है। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हम नहीं देंगे, बहुत कम एग्जाम्पल से आपको सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए पहले तो ये अपने दिमाग के अंदर है, वो इसको स्कैन कर लीजिए आप कि इतने टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, आ गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट आ गया। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया सब बच्चों ने, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट आ गया। तो अब हम आ जाते हैं आपके स्क्रीनशॉट नंबर 1 में। ये जो है वो आपका केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए इसका नाम क्या है, कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना, कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। आजकल लोग तोड़ने में लगे हुए हैं, ठीक है। वो है कि वोटिंग होती है तो वो पार्टी उस पार्टी के वोट तोड़ता है, वो पार्टी उस पार्टी के वोट तोड़ती है, तो सब आजकल तोड़ने में लगे हुए हैं। कोई किसी की हड्डियां तोड़ता है, कोई किसी की पसलियां तोड़ता है, ठीक है, हाँ, कोई किसी की जो है वो पेंसिल तोड़ता है, कोई किसी की स्लेट तोड़ता है, तोड़ने में लगे हुए हैं आजकल। तोड़ने वाली नीति ज़्यादा है, हैं, जोड़ने वाली कम है। लेकिन हम आपको बताएंगे कॉम्बिनेशन, हाँ, जोड़ने वाली नीति, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। ये तो ऐड हो गया और ये सन हो गया, ठीक है, हाँ, तो एडिशन रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं, दूसरा नाम इसको एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कैसे कंबाइन करें, क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस, है ना, इन विच 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, या तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट, जैसे ये 2 एलिमेंट है, हाँ, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड, ठीक है, या फिर जो है वो 2 या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, ठीक है, ये मिलकर के और एक ही प्रोडक्ट बनाए, सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जुड़ करके एक कंपाउंड बनाए, या 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जुड़ के भी एक कंपाउंड बनाए, या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलकर के एक कंपाउंड बनाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडिशन, ऐड करना, जोड़ना, कंबाइंड करना, ठीक है, एडिशन रिएक्शन हो गई। तो अब देखिए आप ये एडिशन रिएक्शन कैसे, अब इसके सर बोला एग्जाम्पल बताओ, ठीक है साहब, एग्जाम्पल बताते हैं आपको, हैं, बता दें। जैसे मान लीजिए पहला पार्ट है आपके एलिमेंट को एलिमेंट से कंबाइन करना है, H2 को O2 से अभी आपने कंबाइन किया था कि नहीं किया था, हाँ। तो देखिए ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है और ये कंपाउंड है, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा कंपाउंड है, जैसे CaO और CO2, इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो क्या बन गया, CaCO3। बताइए, देखिए हमने पहले जुड़ने वाली रिएक्शन देख ली थी, कौन सी देखी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने कंबाइंड किए थे एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को, या फिर एलिमेंट और कंपाउंड को, तो वो थी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज हम सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वो डिस्कस करेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक कंपाउंड डीकम्पोज होकर के या तो 2 एलिमेंट बना दे, या 2 कंपाउंड बना दे, या फिर जो है वो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड बना दे, या हम अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि
एक कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज होकर के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड बना दे, उसको हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो हम यूँ कह सकते हैं कि वन जो है वो कंपाउंड है, ठीक है, और एक कंपाउंड अगर डीकम्पोज हो करके, ये क्या होता है, डीकम्पोज होता है, ठीक है, और डीकम्पोज होके और कितने भी एलिमेंट या कंपाउंड बना सकता है। जैसे मान लीजिए ए बी सी, 3 इसने एलिमेंट बना दिए या 3 कंपाउंड बना दिए या कुछ एलिमेंट और कुछ कंपाउंड बना दिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक कंपाउंड होते हैं और वो 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के सब्सटेंसेस या प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, या कंपाउंड बनाता है, उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लें, जैसे CaCO3 एक कंपाउंड है, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये कंपाउंड डीकम्पोज होके CaO + CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ये रिएक्शन हो गई आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे एक कंपाउंड है, ठीक है, यानी एक रिएक्टेंट है, और कितने प्रोडक्ट हैं, 2 प्रोडक्ट हैं यहाँ पे, ये 2 प्रोडक्ट बन गए। तो यहाँ ये रिएक्टेंट डीकम्पोज होके और 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना दे अगर एक सिंगल रिएक्टेंट, तो दैट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आप कहेंगे कि सर ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते कितने टाइप के हैं, तो देखिए हमारे जो है वो ये 3 टाइप के डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, ठीक है। और इन 3 टाइप के डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में पहला डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए हम टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो देखिए पहला डीकम्पोजिशन रिएक्शन है थर्मल, है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक। और तीसरा जो है वो होता है आपका फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन और ये भी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो 3 टाइप के हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गए, एक हो गया थर्मल, एक हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक और एक हो गया फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो कितने टाइप के हो गए डीकम्पोजिशन रिएक्शन, 3 टाइप के। जैसे 3 देवता हो गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ठीक है। ऐसे ये जो है वो 3 टाइप के डीकम्पोजिशन हो गए। अब हम बात करें कि सर थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड को हम है वो अगर हीट करें और हीट करने से वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ये अभी अभी एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था CaO + CO2। तो ये क्या है, इसको हम हीट कर रहे हैं, हीट का सिंबल है, किसका सिंबल है ये, हीट का सिंबल है। तो अगर किसी भी कंपाउंड को हम हीट प्रोवाइड करें, ठीक है, और वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, तो दैट इज नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। तो यानी कि दोज रिएक्शंस, हम ये कह सकते हैं कि दोज रिएक्शंस इन विच, है ना, इन विच अ सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज हो जाए, हाँ डिकम्पोज हो जाए, किस में हो जाए डिकम्पोज, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या कंपाउंड्स में डिकम्पोज हो जाए ऑन हीटिंग। जब हम उसको हीट करें तो हम उसको क्या कहेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे कि सर ये एक थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बजाय आप 1-2 और एग्जाम्पल बताओ, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आप जहाँ खुश हैं वहाँ पे हम भी खुश हैं, ठीक है। आपको 1-2 एग्जाम्पल और बता देते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के, ठीक है। तो आप देखिए थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल आपको और बता रहे हैं। ये देखिए आपका PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस। अब ये PbNO3 ट्वाइस है वो क्या है, आप बता सकते हैं, नाम क्या है इसका, नाम पता है, नाम है इसका लेड नाइट्रेट,
क्या नाम है इसका? लेड नाइट्रेट, है ना। अब ये जो लेड नाइट्रेट है वो डिकम्पोज होता है जब हम इसको हीट करते हैं तब, है ना। तो वेन एवर वी हीट इट देन ये किस में डिकम्पोज होगा? ये बन जाएगा लेड ऑक्साइड बन जाएगा, ये जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा और ये ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ये 3 कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। ये 3 कंपाउंड आपके बन गए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये जो है वो आपका ये लेड ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो कैसी फ्यूम होती है? ये होती है ब्राउन फ्यूम, यानी जब इसको हम बर्न करते हैं या जब इसको हम हीट करते हैं तो एक भूरे रंग की, ठीक है, धुआं निकलती है और वो ब्राउन फ्यूम होती है किसकी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो ये जो है वो ये भी एक एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है बच्चों। इसके बाद में देखिए आप कहेंगे सर एक और एग्जाम्पल बताओ, तो लो भाई हम आप जितना कहेंगे उतना एग्जाम्पल बता देंगे, ठीक है। तो देखिए हमने FeSO4 को हीट किया है। अब FeSO4 है, फेरस सल्फेट है आपका, ठीक है। अब फेरस सल्फेट को आपने हीट किया तो इसमें क्या बन गया आपका? FeO बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। देखिए ये 2 गैसेस बन गई, ठीक है। और ये जो है वो आपका एक कंपाउंड बन गया। हाँ, तो ये देखिए ये जो है वो आपके ये डिकम्पोज हो गया ऑन हीटिंग। तो हम ये कहते हैं कि व्हेनेवर अ सिंगल कंपाउंड, है ना, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड कन्वर्ट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट और कंपाउंड, देन उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए ये 3 एग्जाम्पल हो गए। अब कभी कभी इन एग्जाम्पल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। वो क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं? जैसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसको हीट करने से 2 गैसेस निकलती हैं, जिसमें एक गैस का कलर ब्राउन होता है और एक जो है वो लाइफ देने वाली गैस होती है, यानी ऑक्सीजन गैस होती है, हैं? तो हम कहेंगे लेड नाइट्रेट। फिर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए आप है वो एक कंपाउंड है उसको आप हीट कर रहे हैं साहब और 2 गैसेस निकल रही हैं, एक सल्फर डाई ऑक्साइड और एक सल्फर ट्राई ऑक्साइड, तो बताइए आपने कौन से कंपाउंड को हीट किया है? हाँ, तो आप क्या बोलेंगे? FeSO4 को हीट किया है सर हमने। हाँ, रिएक्शंस को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके जो है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला पार्ट, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बच्चों हम आते हैं दूसरे टाइप का डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए जैसा नाम वैसा काम। इसमें डीकम्पोजिशन किससे होगा? कौन करेगा डीकम्पोजिशन? हाँ, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोज करेगी किसी भी कंपाउंड को। अब इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोज कैसे करेगी? तो देखिए जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल लिया हमने कि जैसे हमने एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर हमने क्या किया? उस बीकर के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। हाँ, एक कैथोड हो गया और एक क्या हो गया? एनोड हो गया। अब आप जानते हैं कि ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट कर दें और यहाँ पे इसके अंदर है वो हम क्या भर दें? वाटर। वाटर भी कैसा? एसिड मिला हुआ, थोड़ा सा हल्का सा 1-2 ड्रॉप एसिड मिला करके, हैं, 1-2 ड्रॉप एसिड मिला के वाटर हम है वो इसमें भर दें। अब एसिड क्यों मिलाते हैं मालूम? एसिड इसलिए मिलाते हैं कि ये वाटर जो है वो गुड कंडक्टर बन जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, अगर उसमें एसिड होता है तो एसिड क्या होता है? आयोनाइज हो जाता है और आयोनाइज होकर के उस लिक्विड को क्या कर देता है? गुड कंडक्टर कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या है? 2 टेस्ट ट्यूब इंसर्ट कर दी इसके ऊपर। 2 टेस्ट ट्यूब है वो रख दी। ये जैसे मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब इस पे रख दी हमने, एक टेस्ट ट्यूब है वो इस पे रख दी, ठीक है। दोनों की सेम साइज़ की टेस्ट ट्यूब है ये। अब जैसे ही हमने है वो इसमें इलेक्ट्रिक करंट में स्विच को ऑन किया, ये की है, ठीक है। और ये जैसे मान लीजिए आपकी बैटरी है, जो भी है, ठीक है। और जैसे ही हमने इसको स्विच को ऑन किया तो व्हाट विल हैपन?
क्या होगा बच्चों, ये होगा कि ये जो वाटर है, ठीक है, वाटर को ये डिकम्पोज कर देगी ये इलेक्ट्रिसिटी, और डिकम्पोज करके कितनी गैसेस बना देगी, 2 गैसेस बना देगी, H2 और O2। अब देखिए हाइड्रोजन गैस जो है वो आपके हाइड्रोजन गैस कहाँ पे लिबरेट होगी, कैथोड पे, तो यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन गैस फिल हो जाएगी, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस मान लीजिए इतनी भर गई इसके अंदर हाइड्रोजन गैस यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर इस एनोड के ऊपर है वो कौन सी गैस लिबरेट होगी, एनोड के ऊपर है वो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी, और ये टेस्ट ट्यूब में कितनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अमाउंट में तो डिफरेंस आ रहा है। अब ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ फार्मूले में भी तो डिफरेंस है। फार्मूले में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, हाँ, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, सिर्फ 1 एटम है। इसका मतलब है कि इसका अमाउंट, हाइड्रोजन का अमाउंट है वो डबल होगा, किससे, ऑक्सीजन से डबल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है वो थर्मल, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एक कंपाउंड है वो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, है ना। अच्छा, और भी कोई एग्जांपल आप चाहें तो हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया आपने, अब एक्वस सॉल्यूशन लिया तो अब हम इसको हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो ये NaCl जो है वो भी क्या होता है आपका, ये भी है वो डिकम्पोज हो जाता है। कैसे डिकम्पोज हो जाता है, देखिए ये NaOH भी बना देते हैं, ये Cl2 भी बना देते हैं, ठीक है, और ये H2 भी बना देता है। ये डिकम्पोज हो करके और 3 जो है वो सब्सटेंस या 3 प्रोडक्ट बना देता है। तो ये क्या हुआ, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, क्योंकि हमने क्या पास किया, एक्वस सॉल्यूशन। मान लीजिए इसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन है किसका, सोडियम क्लोराइड का। तो अब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, तो देखिए जैसे ही हम वो स्विच ऑन करेंगे तो 2 गैसेस प्रोड्यूस होंगी। एक कौन सी गैस होगी, क्लोरीन, एक कौन सी होगी, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन गैस किधर से लिबरेट होगी, कैथोड पे लिबरेट होगी, तो इसमें तो क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। और इसमें क्या आ जाएगी, इस केस में तो इसमें ऑक्सीजन गैस आएगी, और इस केस के अंदर है वो इसके अंदर कौन सी गैस आ जाएगी, आपकी क्लोरीन गैस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके लिए है, इस इक्वेशन के लिए ये है, और इसमें जो है वो इस बीकर में क्या रह जाएगा, इसमें रह जाएगा आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये जो रिएक्शन है इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलो, हाँ, क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं इसको, है ना। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। तो समझ में आया बच्चों, आया, बिल्कुल पक्का, वेरी गुड। अब देखिए ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमने 2 एग्जाम्पल दे दिए इसके। अब कहेंगे कि सर ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है ये, हैं। तो देखिए हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो देखिए फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब फोटो मीन्स क्या होता है, ऐसे क्लिक करने वाला फोटो ना, हाँ वैसा ही फोटो कुछ, ठीक है। फोटो का मतलब होता है लाइट पड़े और लाइट से वो क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जैसे एग्जाम्पल दो सर बोला, ठीक है एग्जाम्पल लो, हमने लिया AgCl, है ना, सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड को हमने क्या किया, सनलाइट में रख दिया। अब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो ये आ जाएगा 2Ag और Cl2, क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगी और सिल्वर अलग हो जाएगा। ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर ये बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। जब आप फोटोग्राफर बनेंगे तो क्या काम में लेंगे, सिल्वर क्लोराइड काम में लेंगे, लेकिन महंगा है, कोई बात नहीं, महंगा है तो क्या हुआ, ठीक है। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड लिया आपने, सिल्वर ब्रोमाइड है, इसके अंदर भी अगर इसको हम सनलाइट में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2Ag और ब्रोमीन गैस लिबरेट हो जाएगी। ये ब्रोमीन गैस है और ये कौन सी है, क्लोरीन गैस। और ये रिएक्शन कौन सा है, ये रिएक्शन है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी
कि फोटोलाइटिक का मतलब होता है सनलाइट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस कंपाउंड को, इस रिएक्टेंट को हम इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गया अच्छे से तीनों? वेरी गुड।